हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार और यूपी पैरामेडिकल 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आगे चलकर आपको और भी एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहे। और साथ ही साथ बच्चों, पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या मध्य पाषाण काल? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो आग का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, है ना। अब देखिए बच्चों, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। काल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बन जाएगा, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है वो कौन सा काल कहलाता है? जिस काल का कोई लिखित विवरण, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है वो कौन सा काल कहलाता है? जिस काल का बच्चों कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध है ही नहीं वो कौन सा काल कहलाएगा? तो वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। अब देखिए, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता किस काल में बना? जितने भी मानव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, ये खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना, किस काल में बना? प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि देखिए, हाँ लिखिए, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? उत्पादक एवं उपभोक्ता किस काल में बना था बच्चों? मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना था? तो वेरी गुड, कब बना था? ये किस काल में बना था? तो ये भी बना था नवपाषाण काल में। याद रखना है, नवपाषाण में आग का आविष्कार भी हुआ था और साथ ही साथ मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता भी बना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1939, 1940, 1942, 1938? देखिए, पूछ रहा है कब प्रारंभ हुआ था, शुरू कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जो सेकेंड वर्ल्ड वार, वो कब से स्टार्टिंग हुआ था? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोगों का आंसर सही है ना। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1939 को शुरू हुआ था। और ये कब से कब तक चला था? कोई बता सकता है? जल्दी बताइए, तो मैं देख रहा हूं आप लोगों का आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो वेरी गुड, कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। याद रखना है बच्चों, है ना। 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ लूँ प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि ये कब स्टार्ट हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध ये कब स्टार्ट हुआ था? प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? तो वेरी गुड, कब हुआ था? तो 1914 में, है ना। 1914 में शुरुआत हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो बच्चों क्या जवाब दीजिएगा? 1914 से 1918 तक। ठीक है, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट,
सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, श्री नारायण गुरु ने, ज्योतिबा फुल्ले या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? हाँ जी, जल्दी से जवाब दीजिए। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुल्ले जी ने की थी, है ना। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले जी के द्वारा हुआ था। अब मुझे ये बता दीजिए, सत्य शोधक समाज की स्थापना तो ज्योतिबा फुल्ले ने किया था, लेकिन ये कब हुआ था? पूछा जा सकता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई बच्चों? कब हुई थी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो वेरी गुड, कब हुई थी? चलिए ऑप्शन दे देता हूँ, 1878 या 1875। दो ऑप्शन आप लोगों के लिए, अब बता दीजिए जल्दी से। सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1878 या 1875? तो वेरी गुड, कब हुआ था? तो ये 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हाँ। चलिए अब देखिए, बात आती है बच्चों राजा राम मोहन जी के बारे में, राजा राम मोहन राय जी के बारे में। तो एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? कई बार मैं बता चुका हूँ, ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो कौन थे ये राजा राम मोहन राय जी थे, है ना, राजा राम मोहन राय जी ही थे। अब ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई, ये भी पूछा जा सकता है, स्थापना पूछ लेता है। तो कब हुआ था ब्रह्मा समाज की स्थापना, कब हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था 1828 ईस्वी में। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय जी हैं। ठीक है, चलिए, हाँ जी। अब बात आ जाता है बच्चों ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। तो एक प्रश्न ये पूछ लेता है, विधवा पुनः विवाह के विचार की वकालत किसने की थी? विधवा पुनः विवाह के विचार की वकालत किसने की थी? विधवा पुनः विवाह के विचार की वकालत किसने की थी बच्चों? हाँ जी, इन्होंने ही किया था, है ना। विधवा पुनः विवाह के विचार की वकालत किसने की थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा ये वकालत किया गया था विधवा पुनः विवाह के बारे में। ठीक है, हाँ जी, तो ये याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के निकटतम है? पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र। बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बुध को मरकरी कहते हैं, शुक्र को वीनस कहते हैं। जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी, तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह होता है। अब शुक्र ग्रह को हम लोग भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन इत्यादि नामों से भी जानते हैं। प्रश्न पूछ लेगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन से किस ग्रह को जानते हैं हम लोग? तो शुक्र ग्रह को जानते हैं। इसी को भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? यही होता है बच्चों। ठीक है, हाँ जी। अब बात करेंगे हम लोग बृहस्पति ग्रह के बारे में। अब यदि हम लोग बात करें बृहस्पति ग्रह के बारे में यानी जुपिटर के बारे में, तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो ये बृहस्पति है। मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे तो इसको लाल ग्रह, रेड प्लैनेट के भी नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में, तो बच्चों बुध ग्रह जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीकी का ग्रह होता है। प्रश्न पूछता है कि सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो ये मरकरी ही है, बुध ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न ये आता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन, गंगा, नील या मिसिसिपी, मिसौरी? जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए, सबसे लंबी नदी कौन सी होगी?
तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नील नदी है ना, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है बच्चों? इसकी लंबाई है 6650 यानी 6650 किलोमीटर है ना। समझ में आया बच्चों? हाँ जी ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी विश्व की सबसे, ये तो लंबी नदी था ना, सबसे चौड़ी नदी कौन सी है बच्चों? तो ये है अमेजन नदी, अमेजन नदी है। ठीक है। अगर मैं प्रश्न ये पूछूं बच्चों आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी, बच्चा बच्चा जानता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाँ जी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों? गंगा नदी है, गंगा नदी है ना। हाँ जी ठीक है ओके। अगर मैं पूछूं एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या जवाब दीजिएगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग के लिए होमवर्क में रहा। क्लास ओवर हो जाने के बाद आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओके चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? यानी इन प्रेजेंट टाइम में जितने भी भारतीय नागरिक हैं हम लोग को कितने फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं? 5, 6, 7, 8 जल्दी से बता दीजिए। हर एक स्टूडेंट आंसर करेंगे जी। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो वेरी गुड, कितने? हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 6 है ना, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। अब देखिए पहले क्या था कि मौलिक अधिकार 7 था, आप लोगों को पता होगा पहले मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन 44वें है ना, लेकिन 44वें संविधान संशोधन पास होने के कारण, 44वें संविधान संशोधन पास होने के कारण अब जो मौलिक अधिकार है वो कितना है बच्चों? 6 है। तो वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं आइए एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वर्तमान समय में जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। समता का अधिकार है जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। उसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका भी वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है, 19 से 22 तक के बीच पे किया गया है बच्चों। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका भी वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी क्या है बच्चों? ये सब मौलिक अधिकार है, ठीक है, और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। इसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक के बीच में किया गया है। इसके बाद देख सकते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो बच्चों ये सब है, आपको याद रखना है, सब मौलिक अधिकार है। वर्तमान समय में जो मौलिक अधिकार है वो कितने हैं? 6 है ना। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा मुझे एक प्रश्न और बता दीजिए, ये जो मौलिक अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार है ये किस देश के संविधान से ली गई है? फंडामेंटल राइट, जिसको मूल अधिकार भी बोलते हैं हम लोग, ये किस देश की संविधान की अवधारणा से ली गई है? जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, किस देश की संविधान से ली गई है? अमेरिका। हाँ जी, मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार ये किस देश की संविधान की अवधारणा से ली गई है? तो ये लिया गया है अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। कौन सा कार्य नहीं है? नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक या जनता से जमा स्वीकार करना, इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी यदि आपका आंसर है देन आप लोगों का आंसर सही है बच्चों। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? तो जनता से जमा स्वीकार करना। बाकी नोट निर्गमन ये कार्य है, बैंकों का बैंक ये भी कार्य है, सरकार का बैंक ये भी कार्य है, लेकिन जनता से
जमा स्वीकार करना ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और ये भारत के सभी बैंकों को संचालित करता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है अदिश राशि है। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटीज आपको बताना है। कौन सी है? ऊर्जा है या बल आघूर्ण है, संवेग है या ये सभी। ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं बच्चों, बल आघूर्ण को टॉर्क बोला जाता है, संवेग को मोमेंटम कहा जाता है, या ये सभी हैं। जल्दी से बता दीजिए इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। जल्दी से आंसर कीजिए। हाँ जी, तो देखिए काफ़ी बच्चे आंसर डी कर रहे होंगे, है ना। देखिए लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा। तो ऊर्जा एक क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए एक ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, वो मैं ट्रिक बता देता हूँ जिसके माध्यम से आप लोग अदिश राशि और सदिश राशि कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए, ऊर्जा जो है ये एक अदिश राशि है, बाकी ये जो बल आघूर्ण है ये कैसी है? सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। संवेग ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको वो ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है तो ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पहले तो आप लोग इस ट्रिक को लिख लीजिए, उसका दाल MSC से आता है। अब MSC एक देश मान सकते हैं आप लोग, MSC एक देश मान सकते हैं और ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि एक आदमी है उसका दाल MSC से आता है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक काम करेगा ये अदिश राशि के लिए होगा, स्केलर क्वांटिटी के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए ऊ से क्या हो जाएगा बच्चों? ऊर्जा हो जाएगा, एनर्जी। ठीक है, और स से क्या हो जाएगा बच्चों? आपका स से समय हो जाएगा। यहाँ पर स से संवेग मत ले लेना, समय है ये, है ना। और का से क्या हो जाएगा बच्चों? कार्य हो जाएगा। दा से क्या हो जाएगा बच्चों? दाब हो जाएगा। ठीक है, और ल से क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, M से मास हो जाएगा आपका। ठीक है, S से स्पीड हो जाएगा, मास यानी द्रव्यमान, S स्पीड यानी चाल, C से करंट, करंट का मतलब धारा। ठीक है, इतना लिख लिए आप लोग। और फिर आ से क्या हो जाएगा बच्चों? आयतन हो जाएगा, आ से आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, और ता से क्या हो जाएगा बच्चों? ता से आपका ताप हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। तो याद हुआ। और ये ट्रिक कब अप्लाई कीजिएगा? जब अदिश राशि का पूछेगा तब, है ना। जब स्केलर क्वांटिटी का पूछेगा तभी आपको ये बच्चों ट्रिक का यूज करना होगा। आई बात समझ में? हाँ जी, तो उसका दाल MSC से आता है, उसका दाल MSC से आता है, 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ऊ से ऊर्जा, स से समय, का से कार्य, दा से दाब और ल से लंबाई, है ना। M से मास, S से स्पीड, C से करंट और आ से आयतन, ता से तापमान। ठीक है, हाँ जी। अब इसके बाद बच्चों सदिश राशि का ट्रिक आ जाता है, वो कैसे याद करना है बच्चों सदिश राशि। तो एक ट्रिक है, अब वेबी त्वम भंसो, अब बेबी त्वम भंस, ऐसे याद कर लीजिएगा, अब वेबी त्वम भंस। बस अ से क्या हो जाएगा बच्चों? अ से यहाँ आवेग हो जाएगा जिसको इम्पल्स कहते हैं हम लोग। ब से क्या हो जाएगा बच्चों? ब से बल हो जाएगा जिसको फोर्स कहते हैं। वे से क्या हो जाएगा बच्चों? वे से वेग हो जाएगा। ठीक है, वेग हो जाएगा। और वी से विस्थापन, देखिए वेग को वेलोसिटी कहते हैं और ये वी से विस्थापन हो जाएगा जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम लोग। और त्व से क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा जिसको एक्सलरेशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, और भ से क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। ठीक है, और स से क्या हो जाएगा? ये आपका संवेग हो जाएगा। ठीक है, संवेग जिसको मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो बस 1-2 बार इसको बोल लीजिएगा, ट्रिक याद हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोला जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, रोम, जेनेवा या न्यूयॉर्क? जल्दी से बता दीजिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ जी, कहाँ है? वेरी गुड। यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो बच्चों WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और ये जेनेवा कहाँ है बच्चों? कहाँ है, कोई बता सकता है? जेनेवा कहाँ है? जल्दी से बता दीजिए, किस देश में है ये? जेनेवा किस देश में है बच्चों? तो वेरी गुड, किस देश में? स्विट्जरलैंड में है ना, स्विट्जरलैंड। या तो बच्चों अब यदि मैं आप लोगों से पूछूं विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, क्या जवाब दीजिएगा? WHO की स्थापना कब हुई थी बच्चों? तो जी हाँ, ये कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ, परम, सी ब्रेन, लवबग। जल्दी से आंसर कीजिएगा, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो वेरी गुड, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, देन आप लोग का आंसर सही है। तो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए बात आई है कंप्यूटर के बारे में, तो पूछ लेता है फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? बता सकते हैं आप लोग? हाँ जी, बताइए। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे बच्चों? तो सबको मालूम होगा, चार्ल्स बेबेज थे, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी जो चिप होता है, कंप्यूटर में जो आईसी चिप का यूज किया जाता है बच्चों, वो किस चीज़ का बना होता है? क्रोमियम का बना होता है या फिर सिल्वर या फिर सिलिकॉन? बताइए तो। कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाला जो आईसी चिप है, ये किस चीज़ का बना होता है? तो बच्चों ये किस चीज़ का बना होता है? वेरी गुड, किस चीज़ का बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन का बना होता है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस क्लास को लाइक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।